Hello and welcome to another episode audio division series of Company Law by CS अंकिता अग्रवाल। Now आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है और जिससे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। घबराते क्यों हैं? बिकॉज़ डायरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमें पता है, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना वाइड है कि जैसे ही हम उसको पिक करते हैं हम पज़ल्ड हो जाते हैं। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है, कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम कंफ्यूज रहते हैं। सो नाउ आपका कन्फ्यूजन सारा दूर होने वाला है, बिकॉज़ आज मैं जो रिवीजन करा रही हूँ वो आपको एक फ़्लो चार्ट्स के थ्रू करा रही हूँ और आपका रिवीजन इतना स्मूथ, इतना सही रहेगा कि आप इसको लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। देखो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हमारा, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमें उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, वो है सिंपल कि आप उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, उस एक बड़े टॉपिक को आप चंक्स में डिवाइड करो। और खुद कंपनीज एक्ट ने भी यही किया है। जो आपका पूरा टॉपिक है डायरेक्टर्स, वो सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 149 टू 205, ठीक है। ये आपके सारे जो सेक्शंस हैं वो डायरेक्टर से डील करते हैं। किसी में उसका रेम्यूनरेशन है, पावर्स हैं, मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ब्ला ब्ला, हर चीज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर्स है। अब हम इसी में तो फंस के रह जाते हैं, हमें यहाँ ही तो पता नहीं चलता कि हम किस फ्लो में पढ़ें। तो कंपनीज एक्ट में भी इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 3 चैप्टर्स में आपका पूरा का पूरा जो डायरेक्टर्स टॉपिक है, इंक्लूडिंग KMP CS, वो सब कुछ आपका समराइज्ड है अंडर दीज सेक्शंस। तो मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, बट सेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज़ मुझे जो आपको पढ़ाना है, जो रिवाइज़ करवाना है, वो एक करेक्ट फ्लो में कराना है। आज तक किसी ने नहीं कराया है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, किसी ने भी नहीं कराया होगा इस टाइप का फ्लो चार्ट में रिवीजन ऑफ योर टॉपिक डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक फ़्लो में पढ़ना है और वो फ़्लो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब भी आप आगे जाके देखो, आप सारे फ्यूचर CS हो, राइट, आपके पास क्लाइंट डीलिंग होगी, आप अगर एम्प्लॉयमेंट में भी हो, जॉब में हो, तो आपके सामने सिचुएशंस आएंगी जिसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है। बट हम कैसे ढूंढेंगे अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें किस फ्लो में पढ़ाई करनी है, राइट। तो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी स्टार्टिंग आवर रिवीजन, ऑडियो रिवीजन ऑफ टॉपिक डायरेक्टर्स इन करेक्ट फ्लो विद फ्लो चार्ट्स, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। जब भी आप लोगों के सामने ये सिचुएशन आएगी, आप आइडेंटिफाई करोगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कंपनी में कितने होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले हम बात करते हैं OPC की, 1% कंपनी। इसमें हमें मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 1, यस, 1 हमें डायरेक्टर चाहिए जो हमारा OPC में होता है। मैक्सिमम 15। सेकंड, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। और इन सभी में जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो है 15। कितने हैं? 15। अच्छा, अब हमारी कंपनी आज OPC है भले ही, बट इन फ्यूचर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई जहाँ पर 15 डायरेक्टर से काम नहीं चल रहा है, हमें और चाहिए। बट लॉ ने तो बोला है कि 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम है, तो अब क्या करें? तो लॉ बोलता है अगर आपको अपॉइंट करने हैं 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा तो आप कर सकते हो बाय वे ऑफ पासिंग SR इन GM। मतलब आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी और आप 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो, राइट। नाउ आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई। सेकंड होती है, जब हम एक कंपनी है उसमें हमने ये देख लिया कि हमें कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं एज़ पर लॉ, तो हमने टाइप ऑफ कंपनी देखी एंड फटाफट सेक्शन 149 देखा, हमें पता चल गया। नाउ सेकंड कंडीशन कौन सी होती है? सेकंड, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? वो आएगा हमें पर्सन अपॉइंट करना है। अब हमने देख लिया हमारी कंपनी में 2 प्राइवेट कंपनी है, हमें 2 डायरेक्टर्स चाहिए। अब वो 2 डायरेक्टर्स के लिए
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी तो आप अपॉइंट करोगे अपने क्लाइंट कंपनी के लिए, राइट। तो अब हमें देखना है उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। उसके लिए हम कौन से सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन 164। सेक्शन 164 बेसिकली 2 सेक्शंस हैं उसमें, 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2। अब 164 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, तो वो आपकी काबिलियत की बात करता है, आप एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टर बनने के लायक हो या नहीं हो, ये सारी बातें होती हैं। एंड 164 सबसेक्शन 2 में क्या होता है, कंपनी उस लायक है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 164 सबसेक्शन 1, एज अ इंडिविजुअल आप लायक हो या नहीं डायरेक्टर बनने के। फिर बाद में देखेंगे कि आपको, अब आप क्वालिफाइड हो तो आप डिन लोगे सबसे पहले, ठीक है ना, वो हम कल की क्लास में करेंगे। सो आज सबसे पहले अब देखो 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अगर आप पागल हो, आपको डिसीजन लेना नहीं आता है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन ने आपको पागल कह दिया तो आप कल बोल दो कि अरे नहीं यार मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो मेरा भाई बोल रहा था कि तू पागल है। नहीं, डिक्लेयर्ड बाय दी कोर्ट, कोर्ट से डिक्लेयर होना चाहिए कि यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं है, तो आप कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। सेकेंड, 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। वो क्या कहता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास एक पेनी नहीं है, बट आपके सर पे लाइबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। तो अनडिस्चार्ज मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी डिस्चार्ज नहीं हुई हैं, और तब भी आपके पास पैसा एक पैसा नहीं है उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, तो इस केस में भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट प्लस एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब आपने खुद अप्लाई कर दिया कि आप क्या हो, इंसॉल्वेंट हो कोर्ट में जाके, बट आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो था अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पर आपने खुद अप्लाई किया है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या कहता है, कमिटेड एन ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। अब आपने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, और आप कन्विक्ट हो गए कोर्ट से। अब इसके 2 सिनेरियोज हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। केस 1, अगर आपने छोटी मोटी चोरी चकारी करी है जिसके लिए आपको 6 महीने की जेल हुई है, जिसके लिए आपको कितने महीने की जेल हुई है, 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल हुई है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मॉरल टर्पिट्यूड का कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं करा है, छोटी से छोटी चोरी भी करी है तो दैट विल बी काउंट अंडर मॉरल टर्पिट्यूड। तो इसमें अगर आपने 6 मंथ्स और मोर अगर आपको इम्प्रिजमेंट हुई है, मतलब अगर 6 मंथ से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ है, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। सपोज़ आपको यहाँ पे 1 साल की जेल हो गई, तो जब 1 साल आपके ख़त्म होंगे तब से लेकर 5 साल आगे के यू विल बी डिस्क्वालीफाइड एंड विल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। केस 2, अगर आपने इससे ज़्यादा संगीन जुर्म कर दिया, ठीक है, आपने तो बैंक लूट लिया, छोटी मोटी चोरी की दूर की बात है, आपने बैंक लूट लिया, तो उस केस में क्या होगा, 7 years की आपको अगर जेल हुई है और या उससे ज़्यादा हुई है, तो भाई आप सपना डायरेक्टर बनने का भूल जाओ, आप कभी भी लाइफ में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्लॉज डी। नाउ क्लॉज ई क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने ही आपको क्या करा, डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, एंड ऑर्डर अभी चल रहा है, मतलब फोर्स में है, वैलिड है ऑर्डर कोर्ट का। एफ, लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स एंड 6 months लैप्स हो चुके हैं, बट आपने पैसा नहीं दिया है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर थे, ठीक है, आपने उसी कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया, आपने उसी का पैसा नहीं दिया, तो अपनी कंपनी क्या संभालोगे, या किसी और की कंपनी में डायरेक्टर बनने की आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो, राइट। तो आप डिस्क्वालीफाइड हो।
जी, क्लॉज जी, ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। 188 क्या कहता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो उसमें अगर कन्विक्ट हुए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। देन एज नॉट अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154 सच द नंबर एज पे प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। मतलब आपके पास डिन नहीं है। डिन इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू बिकम अ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सबसे पहले जब आपका ये डिक्लेयर हो गया ना कि भाई आप क्वालिफाइड हो, चलो इन पैरामीटर्स से बाहर हो, तो आपको सबसे पहले जाकर क्या लेना पड़ेगा? डिन। लेकिन आपने डिन ही नहीं लिया तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालिफाइड हो। देन नॉट कंप्लाइंट विद द सेक्शन 165 सब सेक्शन 1। क्या कहता है भाई 165 सब सेक्शन 1? 165 बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन कंपनी। सब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 20, जिसमें कि 10 क्या होनी चाहिए आपकी? पब्लिक कंपनी। अब आप उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर आप 21वीं कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर इन सच कंपनी। देन अ डायरेक्टर हु बिकम्स डिस्क्वालीफाइड बाय रीजन ऑन ग्राउंड DEG। DEG में क्या पढ़ा था भाई हमने? एक पढ़ा था हमने डी में मॉरल टर्पिट्यूड वाला कन्विक्शन, एंड जो कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। एंड सेक्शन 188 में अगर आप कन्विक्ट हुए हो, मतलब कोर्ट से अगर रिलेटेड आप कन्विक्ट हुए हो, तो ही शैल कंटिन्यू बी डिस्क्वालीफाइड इवन इफ अपील ऑन पिटिशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब आप डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे, राइट। तो ये आपके क्लॉजेस से फटाफट में रिवाइज करें तो करें क्या? हाँ मैम, जल्दी से करवाओ। 164 सबसेक्शन 1 में क्या चेक करना है? आपको खुद की अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है, आप डायरेक्टर बन सकते हो या नहीं कर सकते हो। सबसे पहले यू शुड बी इफ़ यू आर अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सेकंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। थर्ड, अप्लाई टू बी एजुकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। फोर्थ, कमिटेड ऑफेंस। कोई मॉरल टर्पिट्यूड का भी है, अगर आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, कन्विक्ट हो गए कोर्ट से, तो 2 केस बनेंगे। एक 6 मंथ या उससे ज़्यादा, तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे जब आपकी जेल की विधि खत्म होगी। और उस दूसरा केस है आपका 7 साल या उससे ज़्यादा, तो आप भूल जाओ सपना देखना डायरेक्टर बनने का। देन अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने ही आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि आप डायरेक्टर नहीं बनोगे और ऑर्डर आपका फोर्स में है। देन लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स। अगर आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसी का पैसा नहीं दिया, तो ये तो फ्रॉड हो गया ना। फिर आप दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफेंस अगर आपने किया है सेक्शन 188 में, कन्विक्ट हुए हो, 5 साल की आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो और डिन नहीं है तो, और सेक्शन 155, ये सारी चीज़ें थी ग्राउंड्स की आप एज अ इंडिविजुअल एज पर सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 आप अपनी काबिलियत देखोगे। देन 164 सब सेक्शन 2 कहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इफ़ कंपनी फेल्स, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, बट इफ़ कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर कॉन्टिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो और एक आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो। तो देखो, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और वो कंपनी फ्रॉड करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरती, एनुअल रिटर्न्स नहीं भरती, पिछले 3 साल से भरी नहीं रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, या फिर कंपनी ने जो डिपॉजिट्स थे उनका इंटरेस्ट था वो नहीं पे करा, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं करा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं करा, तो सच फेलियर कॉन्टिन्यूस अगर एंड सच फेलियर कॉन्टिन्यूस फॉर 1 ईयर और मोर, तो उस कंपनी में एवरी पर्सन हु हैज़ बीन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ डायरेक्टर फॉर 5 ईयर्स। समझ आ रहा है? देखो, ऐसी पर्टिकुलर कंपनी में तो खुद ही नहीं जाओगे ना आप। बात हो रही है अगर आप इस टाइप ऑफ कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपके रहते हुए ये सारे घपले हो रहे हैं, रीपेमेंट नहीं हो रहा, डिपॉजिट का ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल हुए हैं। अगर आपके रहते हुए ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 5 साल के लिए, बट आपको 6 महीने दिए जाएंगे कि भैया अपनी गलतियाँ सुधार लो और जो भी चीज़ें नहीं हैं वो काम करो। डिस्क्वालीफाइड अब भी हो, लेकिन ये नहीं है ना कि चलो ठीक है हमने पाप कर दिया और तुम्हें निकाल दिया, नहीं, तुम अपनी गलती सुधार के इस कंपनी से जाओगे। और ये जो सेक्शन है
गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद, तो वो ये रिस्ट्रिक्शन अब हमें डिस्क्वालिफिकेशंस पता चल गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमारे सामने 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो हम उनसे पूछेंगे यार आप लोगों के पास डिन होना ज़रूरी है, तो डिन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो ये हैं और हम डायरेक्टर बन सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ डायरेक्टर इज़ टू ऑब्टेन डिन। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन से सेक्शन में बेटा, ये सेक्शन है 150, 155, 153, 154 एंड सो ऑन। मैं आपको बताती चली जाऊंगी, सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे इस चीज़ को ताकि आपका रिवाइज होता चला जाए, ठीक है। नाउ ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ये 8 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट्स का होता है? 8 डिजिट्स का होता है। एंड नो पर्सन शैल कंटिन्यू और बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विदाउट ऑब्टेनिंग डिन। ये एक पर्टिकुलर डिसक्वालिफिकेशन भी हमने पढ़ी थी अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1। नाउ अब डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में बन रहा है, ठीक है, मतलब जो भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, तो वो होगा डिन। और पार्टनर अगर है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है और उसका होता है DPIN, ठीक है, मतलब डायरेक्टर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ अगर हम एक समरी के हिसाब से पढ़ें तो सबसे पहले सेक्शन 155 आपको ये बताता है कि आप एक से ज़्यादा डिन नहीं एक्वायर कर सकते हो। सेक्शन 155 क्या बताता है कि आप एक से ज़्यादा डिन एक्वायर नहीं कर सकते हो। सेकंड, सेक्शन 153 में आप एप्लीकेशन दोगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो, और अगर न्यूली फॉर्मेटेड है तो आपका जब स्पाइस जाता है तो ही डिन का फॉर्म चला जाता है स्पाइस 32 में, ठीक है। सो अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे इन DIR 3, इन DIR 3A। DIR 3 में क्या जाता है, MCA पे आप अपना डिन के लिए अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दोगे। एंड DIR 3A में आप क्या करते हो, आप डिक्लेरेशन देते हो इन केस आपकी जो आपका सरनेम नहीं है, ठीक है। सो नाउ अब आपने 153 में क्या करा, अप्लाई कर दिया डिन के लिए। 154 में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा ऑफ डिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम में होगा बेटा, 1 मंथ में। कितने टाइम में, 1 मंथ में। और ये जो पावर है ये डेलीकेटेड है टू RD, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। अब इसके साथ जब आप एप्लीकेशन दोगे तो दे आर सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेशन, फी पेमेंट एंड जनरेशन ऑफ डिन। अगर सब कुछ सही सलामत हुआ एक बार में तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन एप्लीकेशन, अगर डिफेक्ट आता है तो आपको रीसबमिशन के लिए बोलेंगे और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 15 डेज़। कितना टाइम दिया जाएगा बेटा, 15 डेज़। कितना टाइम दिया जाएगा, 15 डेज़ विल बी गिवन फॉर रीसबमिशन दी एप्लीकेशन। इफ़ नॉट रेटिफाइड, अब तुम इतने आलसी हो कि तुम 15 दिन दिए, 15 दिन कम होते हैं, लेकिन तुम्हारे बस की वही नहीं हो रही कि तुम उसे रीसबमिट कर दो करेक्ट करके। सो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होगी बेटा, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप इतने आलसी हो कि आप नहीं रेक्टिफाई कर पाए विद इन 15 डेज़। फी विल बी फोरफिटेड, कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें देंगे नहीं कि चलो भाई पैसा भी ले लो दोबारा भर देना, नहीं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा डिन हम एक से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकते। हम एप्लीकेशन देंगे इन DIR 3 जिसमें कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे और सब सही सलामत हुआ तो 1 मंथ में आपको डिन अलॉट हो जाएगा। और अगर नहीं तो आपको रेक्टिफाई करने के लिए 15 दिन दिए जाएंगे रीसबमिशन के लिए। बट अगर आपने नहीं करा और आप इतने आलसी हो तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, आपका फोरफिट हो जाएगा। नाउ सेक्शन 156 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म डिन टू ऑल कंपनीज, ठीक है। जिस भी कंपनी में आप बनना चाहते हो ना डायरेक्टर, आप सबको इन्फॉर्म करोगे कि भैया मेरा डिन आ गया है, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई है, तो मुझे ले लो ना प्लीज़, अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लो विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन। अब आपके पास डिन आ गया, ठीक है। अब उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है कि आप जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो आप सबको इंटीमेट कर दोगे, ठीक है, कि भैया मुझे मेरा डिन आ गया है तो मुझे प्लीज़ अपने उसमें डायरेक्टर अपॉइंट कर लो।
157 बोलता है फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरओसी को बताएगा। अब किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? कंपनी के ऊपर। कंपनी किसको बताएगा? आरओसी को। किसको बताएगा? आरओसी को। किसके बारे में बताएगा? खाना पिया खाया कि नहीं खाया? नहीं। क्या बताएगा कि दिन जो है हमारे इस पर्टिकुलर का आ चुका है डायरेक्टर का विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट अंडर सेक्शन 156। कंपनी को 15 दिन में बताना है आरओसी को। जब से कब से काउंट करेंगे? जब से डायरेक्टर ने कंपनी को बताया है। अगर कंपनी ये नहीं करती है, कंपनी फेल हो जाती है, क्योंकि वो भी हो सकता है आलसी हो, काम तो तुम जैसे लोग ही कर रहे हो ना उसमें, तो अगर पनिशमेंट क्या है? कंपनी 25,000, ठीक है, एंड 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई, ये फॉर्मेलिटीज़ हो गई। अब 158 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन टू obtain DIN, any person furnishes any written information or particulars under the act and such contains reference to a director, such person shall mention DIN। आपने ये चीज़ देखी होगी, इसमें सिर्फ ये है इन क्रक्स, अगर आपने कभी भी कोई रेजोल्यूशन बनाया है या रेजोल्यूशन देखा है रियल वाला, तो उसमें जब भी किसी डायरेक्टर का नाम आएगा, हम रेजोल्यूशन में लिखते हैं ना, बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखते हैं कि दिस पर्सन एज अ डायरेक्टर इज़ ऑथराइज टू डू सो, तो जहाँ भी डायरेक्टर का नाम आएगा उसके आगे उसका डिन फर्निश होगा। ठीक है, ये आप देखना, कभी चेक करना कि कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन हो या कहीं भी आप डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टर का लिख रहे हो तो उसका डिन मेंशन होता है। ये बेसिकली क्यों होता है? टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड हैव द ऑथेंटिक, मतलब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ना डिन नंबर डाल के कि क्या है क्या नहीं है। अब क्या होता है, एक नाम से भी 2-3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस को अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक लॉ में ये लिखा गया है कि एज़ पर सेक्शन 158 आपको जहाँ जहाँ डायरेक्टर का नाम लिखा है वहाँ उसके आगे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? उसका डिन। नाउ रूल 12 बताता है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स इन डिन एप्लीकेशन। अगर डायरेक्टर है, उसका कुछ भी चेंज होता है, घर चेंज हो गया, ठीक है, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, सरनेम भी चेंज हो सकता है, सरनेम चेंज हो गया, राइट, तो कुछ भी ऐसा होता है तो आपको जब से चेंज हुआ है तब से 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म DIR 6, कितने दिनों में? 30 डेज़ में इन्फॉर्म DIR 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा नाम चेंज हो गया है तो प्लीज़ अपडेट कर दो। ठीक है, नाउ CG इफ़ सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्म्स द एप्लीकेंट। DIN cell of MC intimates the changes to concerned registrar and the individual shall intimate changes in his particulars to the company in 15 days। और फिर वो 15 डेज़ के अंदर वही अपना कंपनी को बताएगा। ठीक है, नाउ रूल 11 आपकी बात करता है कैंसिलेशन, सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ DIN। अब भैया मामला ख़त्म है, अब आपका सब कुछ हो गया, अब आपको सरेंडर की तरफ जाना। देखो कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में, इसको समझ लो, अगर कोई चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म पक्का होगी, चाहे तुम कुछ भी उठा के देख लो। ठीक है ना, तो ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ शुरू हुई, अलॉटमेंट हुई, लिया हमने, उसको सरेंडर भी तो करेंगे। तो ये पूरी एक साइकिल, एक पिक्चर है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करो तो कहाँ से आया और कहाँ जाएगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब रूल 11 बोलता है कि किस किस केस में कैंसिल, सरेंडर या डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर आपके पास डुप्लीकेट डिन है, लॉ ने बोला था ना सेक्शन 155 के अंदर कि एक से ज़्यादा आप डिन नहीं ले सकते हो। डिन obtained in wrongful fraudulent manner, death of a concerned individual has been declared of unsound mind by a competent court, has been adjudicated insolvent and application made in DIR 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप दोबारा भी सुन सकते हो। ये जो केसेस हैं जिसमें कि आपका कैंसिल, सरेंडर, डीएक्टिवेशन हो जाएगा डिन का। अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, हमने डिन देख लिया, हमने डिस्क्वालिफिकेशन देख ली। नो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आएगा कि सारी कंपनीज़ खोल दो, सारी कंपनीज़ में डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब जो हम ध्यान रखेंगे वो चीज़ का ध्यान रखेंगे सेक्शन 165 का। अभी हमने डिस्क्वालिफिकेशन में भी पढ़ा था। सेक्शन 165 क्या बोलता है कि आप मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो एट वन टाइम। ठीक है, आप 20 कंपनीज़ में कर सकते हो जिसमें कि 10 आपकी पब्लिक कंपनीज़ हैं। हाँ,
इसमें 2 एक्सक्लूजन्स हैं कि अगर आप डोरमेंट कंपनी में करते हो या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी में होल्ड करते हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब सारी कंपनीज़ हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, डोरमेंट भी हैं, और किसी कंपनी आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप अगर होल्ड करते हो एज़ पर सेक्शन 161 और इन सेक्शन 8 कंपनी, तो क्या क्या इंक्लूड होगा? तो सब कुछ इंक्लूड होगा। बस 2 एक्सक्लूजन्स हैं, अगर आपने डायरेक्टरशिप होल्ड की हुई है इन सेक्शन 8 कंपनी और इन डोरमेंट कंपनी, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो एक तरीके से इतनी कंप्लाइंस वाली कंपनी नहीं है, और डोरमेंट कंपनी तो आपकी इनएक्टिव कंपनी होती है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, सो इन कंपनीज़ में आपको अपनी डायरेक्टरशिप जो रखनी है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन हाँ ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आपकी इंक्लूड होगी, राइट। तो ये आपका सेक्शन 165। अब नेक्स्ट क्या है? अब हमने प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स देख ली सारी, ठीक है। अब नाउ हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हमें कैसे अपॉइंट करने हैं। तो इनिशियली लॉ बोलता है सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स की। हमारी कंपनी बस बनी है, ठीक है, हमने प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स देख ली, सब देख लिया, अब हमारी कंपनी बनी है, फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट डायरेक्टर्स 3 तरीके से 3 केसेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 152 सबसेक्शन 1। अब इसमें 3 केसेस हैं। 3 केसेस क्या क्या हैं? सबसे पहला जो केस है, हमारे आर्टिकल्स में क्या लिखा है, ठीक है। अगर आर्टिकल्स में हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, तो हम उनको अपना फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे, अपॉइंटेड एज पर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दी आर्टिकल्स, ठीक है। नाउ अगर हमारा आर्टिकल साइलेंट है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा सेकंड केस आता है, इफ़ नो प्रोविजन इज़ कंटेन्ड इन दी आर्टिकल्स। तो जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम हैं, दे आर टू बी ट्रीटेड एज दे डीम टू बी आर फर्स्ट डायरेक्टर्स अंटिल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाएंगे। और यहीं पे अगर हम ओपीसी की बात करें, 1% कंपनी की बात करें, तो जो हमारा सोल मेंबर है वो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर होगा अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम, बाय ओपीसी, मतलब जो हमारा सोल मेंबर है उसने अगर अपॉइंट नहीं करा तो, ठीक है। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था सेक्शन 152 फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब हमारी ना कहानी स्टार्टिंग से आप देख रहे हो चलती आ रही है, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हो गए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर। लॉ बोलता है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 यू शुड हैव एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया 182 डेज, ठीक है। 182 डेज है, याद रखना। और इतना जो उसका रेलेवेंट ईयर है, जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर है आपका, उसमें उसने इतना स्टे किया होगा। अच्छा, अगर यहीं पे एक सिचुएशन आती है कि अगर हमारी कंपनी ही दिसंबर में हुई है, हम फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं जो कि हमारा अप्रैल टू मार्च होता है नेक्स्ट ईयर, बट इन केस हमारा जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है इन मंथ ऑफ दिसंबर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कितना होगा? जो उसका दिसंबर लाइक फॉर एग्जांपल 10 दिसंबर 2023 टू 31 मार्च 2024, इतना स्पैन होगा। अब इसमें 182 डेज़ तो वैसे ही नहीं आ रहे, तो क्या करें? तो प्रोपोर्शनेटली हम देखेंगे, प्रोपोर्शनेटली जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसके हिसाब से हम चेक करेंगे और रखेंगे कि वो जो बंदा है रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात करूं, रेजिडेंट डायरेक्टर्स की बात करूं, या आगे जो भी डायरेक्टर्स आएंगे, रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 164 की है वो सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स आप कोई भी उठा के लिख लो बस मेमोरेंडम में उनका नाम है, नहीं। 164 अप्लाई होता है ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो भी आप अपॉइंट करना चाह रहे हो अपनी कंपनी में, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा विमेन डायरेक्टर। देखो विमेन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो विमेन डायरेक्टर क्या बोलता है? विमेन डायरेक्टर बोलता है, एक तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत ध्यान से सुनो। लिस्टेड कंपनी अगर आपकी है, ठीक है, हर एक कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है विमेन डायरेक्टर की, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको रखना ही रखना है विमेन डायरेक्टर को।
और 2 कंडीशंस क्या हैं, लिस्टेड कंपनी नहीं है बट पब्लिक कंपनी है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपका टिक मार्क हो रहा है तो आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर आप अपॉइंट करना ही करना है। 2, 1 से ज़्यादा कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 1 विमेन डायरेक्टर, ठीक है। एज़ पर देयर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल हम हर कंडीशन में इसी तरीके से चेक करेंगे एज़ पर देयर ऑडिटेड जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी वो, ठीक है। अब अगर वैकेंसी आ जाती है, विमेन डायरेक्टर को हमने अपॉइंट कर दिया और वैकेंसी आ जाती है तो हमें कब फिल करनी है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विदिन 3 मंथ्स विच एवर इज़ लेटर। समझ आ गया। तो अभी तक हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स पढ़ा, रेजिडेंट डायरेक्टर पढ़ा एंड विमेन डायरेक्टर पढ़ा, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एंड 149 सबसेक्शन 6। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मुझे ये बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बोलते हैं? डायरेक्टर है बट वाई वी कॉल हिम एज इंडिपेंडेंट? बिकॉज जो भी वो डिसीजन लेगा वो कैसे होने चाहिए? अनबायस्ड एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और वो कब होंगे, किस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखो, अगर कंपनी है, कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ स्टेक कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी बायस्ड होंगे। बट लॉ ने बोला कि हमको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और स्पेसिफाइड कंपनीज़ में, स्पेसिफाइड कंपनीज़ एज़ पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, जो बड़ी कंपनीज़ होंगी जिनमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस सेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं उसमें पहली कंपनी है लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज। सेकंड, पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनीज हैविंग turnover 100 करोड़ और मोर, एंड पब्लिक कंपनीज हैविंग लोन्स प्लस डिवेंचर्स प्लस डिपॉजिट। इन सबको मिलाकर अगर आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम ये कंपनीज़ की एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, मतलब जब वो 10 करोड़ के उसमें ब्रैकेट में आ जाएगी तो हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। सेम टर्नओवर आपकी 100 करोड़ और मोर होगी तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। बट इन केस ऑफ जब उसका लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स का क्राइटेरिया हम देख रहे हैं तो हमें देखना है 50 करोड़ से ज़्यादा। अगर 50 करोड़ तक है तो कोई बात नहीं, वी डोंट नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन आवर कंपनी, राइट। सबसे पहले कौन है? लिस्टेड कंपनी। सेकंड, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एंड और लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा। और ये जो क्राइटेरिया है ये आपका कोई भी फुलफिल हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक भी हो रहा है तो यू हैव नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन योर कंपनी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पर है? कंपनी जो अनलिस्टेड है, पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, एंड जॉइंट वेंचर, डोरमेंट कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। इन कंपनीज़ को ज़रूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए। नाउ कितने डायरेक्टर्स रखने हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं? सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2, मोर देन 2। लिस्टेड कंपनी, देखो ये तो पब्लिक कंपनी की बात हो गई, पब्लिक कंपनी में आपको 2 रखने हैं, ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इक्वल और मोर टू 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 जो आप राउंड ऑफ कर दोगे
to 1, तो इतने आपके रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कितनी है 1/3, और पब्लिक कंपनी में कितनी है 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 और इक्वल देन 2। देन वैकेंसीज की कैसे फिल होगी, इन दी बोर्ड मीटिंग, इन दी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months विच एवर इज़ लेटर। ये वाला जो क्राइटेरिया अभी हमने लेटेस्ट किस में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, विमेन डायरेक्टर में, यस, तो सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ अब सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 क्या बात करता है, वो बात करता है क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमें ये तो पता चल गया कि किस किस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, बट हम इंडिपेंडेंट किस बेसिस पे उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में डिटेल्स गिवन है, ठीक है। नाउ सबसे पहले कंपनी का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि इनका तो पूरा से है ना कंपनी में। हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्लॉज ए 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए क्या बात करता है कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बंदा रखना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और इंटीग्रिटी हो, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपीरियंस हो उसे, ठीक है। उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होती है, डेटा बैंक में। इंडिपेंडेंट डेटा बैंक जो होता है आपका, उसमें जाकर आप उसकी अपॉइंटमेंट को रजिस्टर कराते हो। देन प्रमोटर, सबसे पहली चीज़, प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का प्रमोटर, ना ही प्रमोटर से रिलेटेड, ठीक है, और डायरेक्टर। किस में, उस कंपनी में खुद, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, या उसकी एसोसिएट कंपनी में। सबसे पहले तो कंपनी के प्रमोटर्स ही आते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए एंड नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है। ना प्रमोटर होना चाहिए, ना उसका कोई रिलेशन में होना चाहिए, किसमें, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। देन सेकंड क्राइटेरिया है पिक्यूनियरी रिलेशनशिप। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब मॉनेटरी टर्म्स। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो अपनी फ़ीस तो लेगा, वो तो बिल्कुल जायज़ बात है कि जो काम करेगा उसकी फ़ीस लेगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बोला गया है कि नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर। एज सच डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होते हुए जो उसको फीस मिलेगी वो तो मिलेगी, बट उसके अलावा कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 10% तक तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, बट 10% से ज़्यादा नहीं। समझ आ रहा है? जैसे मेरी फॉर एग्जांपल 1 लाख मेरी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरी क्या है, इनकम है, तो उसका 10% तक तो चलो कोई बात नहीं, इधर उधर से चलता है, लेकिन उससे ऊपर मेरा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी में, ना तो कंपनी में, ना उसकी होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट में। और सुनो, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, किसी भी तरीके का लिंक नहीं होना चाहिए 10% से ज़्यादा। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर। तो हमें ये चेक करना है, कब तक चेक करना है, ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर। अच्छा, अब इसमें सब में एक एक्सेप्शन आएगा आपका गवर्नमेंट कंपनी को लेकर। गवर्नमेंट कंपनी अगर बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है एज़ पर सेक्शन 137 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एनुअल रिटर्न जो कि है सेक्शन 92, तो साफ सीधी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी अगर अच्छे बच्चों की तरह चल रही है तो उसको हम इस चीज़ से छूट दे देंगे कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ये सब कंडीशंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर उसने कोई गलती करी है तो उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है, और उसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। देन नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और एनी इंटरेस्ट इन। अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज करना है अपॉइंट, तो ये भी देखा जाएगा कि मेरा कोई रिलेटिव तो कहीं वो नहीं हो रखा जिसने सिक्योरिटी ले रखी हो
इंटरेस्ट ले रखा हो, किसमें, उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी एसोसिएट कंपनी में। कब देखना होगा, ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर, इन दोनों को चेक करेंगे हम। अच्छा, अब ऐसा तो हो सकता है मेरे रिश्तेदार कितने सारे हैं, अब मेरे किसी रिश्तेदार ने तो कहीं ना कहीं कुछ कर रखा होगा। अब अगर 10 रुपये भी उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो क्या मैं उससे जाके बोलूँगा कि अपने 10 रुपये वापस ले ले, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है? नहीं, लॉ ने बोला है, इसका एक्सेप्शन है कि जो रिलेटिव है मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। ठीक है, 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल की हम छूट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आप चेक कर लो। देन नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज इन डेट, अभी तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इन सिक्योरिटी, अब हम बात कर रहे हैं डेट की। डेट मतलब लोन, कहीं डिवेंचर्स में तो नहीं कर रखा, तो सेम क्राइटेरिया है, बट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है तो हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो है उस जिसका रिलेटिव की इतनी वो है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। देन none of whose relatives has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to company holding subsidiary associate or any promoter of company holding subsidiary associate or any director of such holding company ₹50 लाख ड्यूरिंग, वही हम जो क्राइटेरिया चेक करेंगे वो तीनों केसेस में, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों केसेस में ही क्या होगा, रिलेटिव्स के केस में कि हम लोग क्या देखेंगे, पिछले 2 साल या फिर करंट ईयर, ये तो क्लियर है। अब 3 कैटेगरीज हैं, सिक्योरिटी, इंडेटनेस, या फिर उस सिक्योरिटी के उस इंडेटनेस के रिगार्डिंग गारंटी या वो दी है, गारंटी दी है और प्रोवाइडेड ने सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब वो वाला सिक्योरिटी, ठीक है, कि चार्ज जैसे होता है ना वैसे। और क्राइटेरिया कितना है, 50 लाख इन केस ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ इंडेटनेस एक्सेस ऑफ 50 लाख, और इसमें भी सिक्योरिटी में 50 लाख है। तो ये तो सारा जो रिलेटिव्स वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया। नाउ अब इसके अलग है, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स हैज़ एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो मेरा कोई रिलेटिव है, उसकी भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कंपनी के साथ, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है, वही कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शंस रेफर टू इन दिस। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया आपको इन केस ऑफ इन रिलेशन टू रिलेटिव देखना है। क्या, सबसे पहले सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सेकंड, इंडेटनेस एक्सीडिंग 50 लाख। थर्ड, गारंटी फॉर ₹50 लाख एंड पिक्यूनरी रिलेशनशिप अमाउंटिंग 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, नाउ नीदर हिमसेल्फ or nor his of any relatives hold or held position of KMP or any employee in a company holding subsidiary associate। और ये हमें कब चेक करना है, ड्यूरिंग मेजरली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, मतलब उस कंपनी में, जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना जा रही हूँ, उसमें मेरा कोई रिलेटिव ने कभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं करी हो। कैसी पोजीशन, KMP और एनी एम्प्लॉय। कब चेक करनी है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, नीदर हिमसेल्फ और एनी ऑफ द रिलेटिव्स हैज बीन एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ फर्म ऑडिटर। अगर फर्म है, लीगल फर्म है या ऑडिटर फर्म है, तो उसमें एज अ पार्टनर और प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। ये चेक हम करेंगे प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। ठीक है, नीदर हिमसेल्फ nor any of his relatives hold together with his relatives 2% or more of his total voting power of the company। ठीक है,
सिक्योरिटी का हमने पहले देख लिया, यहाँ पे वोटिंग पावर आई है। वोटिंग पावर में मैं आपको बता दूँ, मैं अपने जो रिविजनरी क्लासेस चल रही हैं मेरी अभी, उसमें मैंने आपको टोटल वोटिंग पावर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है और हम ऐसे अलग अलग तरीके से इसको क्यों करते हैं लॉ में। कहीं हम टोटल वोटिंग पावर लिखते हैं, कहीं हम पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो उसका क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस नहीं है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो वहाँ हम टोटल वोटिंग पावर लेंगे, नहीं। मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप कंपनी लॉ ही कर रहे हो तो आप वहाँ भी जाकर मेरी रिवीजन की क्लासेस देखो, वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव्स इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that receives 25% or more of its receipts from company, any promoter or director of the company holding subsidiary associate, or that holds 2% or more the total voting power of the company। और जो भी कोई क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब कर रखी है लॉ में वो। तो ये सारे क्राइटेरिया थे आपके इंडिपेंडेंस को चेक करने के एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए टू एफ। अब आपको डिक्लेयर जो करनी है अपनी इंडिपेंडेंस एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 वो करनी है इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये चीज़ आपको डिक्लेयर करनी है इन योर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वेयर यू पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। हर फाइनेंशियल ईयर में करनी है। और जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो ऐसा, तो उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, और कोई अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो तब आपको करना है। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी? देखो, आप ये इस टाइप के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। रोटेशन के हिसाब से वो रिटायर नहीं होते हैं। अपॉइंटमेंट कितनी होगी बेटा आपकी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स। ठीक है, एक टर्म 5 ईयर्स की है, रीअपॉइंटमेंट होगी एस आर इज़ रिक्वायर्ड, एंड मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 साल के 2 टर्म्स 10 साल होगा मैक्सिमम। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज इन द कंपनी एट एनी पोजीशन और एसोसिएट विद कंपनी इन एनी कैपेसिटी। मतलब आपका कूलिंग पीरियड लग जाएगा। 2 टर्म्स आपने रख ली, मतलब 10 साल तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे कंपनी में, उसके बाद आपका कूलिंग पीरियड लग जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप अपॉइंट नहीं हो सकते। सो नाउ नेक्स्ट एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर सेक्शन, बोले तो सेक्शन 151। नाउ इस सेक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है बेटा, ये आपका एप्लीकेबल है ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज, ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होता कौन है? तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिलाकर अप टू फेस वैल्यू 20,000, अप टू फेस वैल्यू 20,000। अगर कहीं पे भी मार्केट वैल्यू है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हमें क्या देखना है? हमें देखना है फेस वैल्यू, वो 20,000 होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये अपॉइंट किया क्यों जाता है? ये एक तरीके से आप समझ लो, ही कैन बी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर इन दी बोर्ड फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। जो आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका एक बंदा एक तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ बोर्ड में बैठा है, ताकि उनके साथ कुछ गलत शलत ना हो सके। तो ये मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी, या तो कंपनी खुद बाय सुओ मोटो अपॉइंट करते हैं एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, या फिर जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, वो एलिजिबिलिटी क्या है? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या हैं? उनका 1/10 या 1000 विच एवर इज़ लोअर। वो एप्लीकेशन देते हैं, नोटिस देते हैं टू द कंपनी 14 डेज बिफोर द मीटिंग कि हम बनना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। तो ऐसा हो सकता है। अब उस नोटिस में क्या रहेगा और उसके साथ आपको क्या भेजना है? तो पर्टिकुलर्स हैं एसएसडी, उनका नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कितने हैं, एंड फोलियो नंबर। ठीक है, या तो खुद या फिर वो किसी और के बिहाफ पे भेज रहे हैं तो उनकी भी सारी डिटेल। ठीक है, तो एसएसडी या फिर एसएसएच, मतलब जो डायरेक्टर बनना चाहता है खुद, जो कैंडिडेट है वो, या फिर अगर वो किसी और को प्रपोज कर रहा है तो उस शेयर होल्डर की सारी डिटेल्स, जिसमें कि नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड, फोलियो नंबर सब आएगा। साथ ही में एसएसडी का डिन, क्योंकि डिन तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, डिन, एसएसडी की कंसेंट इन DR2
एंड स्टेटमेंट कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ये हमें हर डायरेक्टर के साथ करना है, ठीक है। जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसकी कंसेंट जाएगी कि हाँ ही इज़ विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एंड आपका कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। अच्छा, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये नॉन रोटेशनल होते हैं, इनको हम रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो इनका टेन्योर रहेगा वो मैक्सिमम 3 ईयर्स है, रीअपॉइंट कर सकते हो नहीं, ठीक है, क्योंकि कूलिंग पीरियड लग जाता है। आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड एसोसिएटेड इन एनी अदर कैपेसिटी, कूलिंग पीरियड लग जाता है। नाउ अगर उस स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस वाला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा है जो हमने अभी पढ़ा है, तो क्या ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? येस, ऑब्वियसली ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया को पास कर रहा है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड 7, ठीक है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन के सेम ग्राउंड्स हैं, वो तो हर किसी में एप्लीकेबल होंगे, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। विकेट भी वो वैसे ही होगा जैसे हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 167 में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप्स, जो हमने सेक्शन 165 पढ़ा था अभी, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 151 बोलता है कि स्मॉल शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। ही कैन बी एसएसडी इन मैक्सिमम 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, एंड जो सेकंड कंपनी होगी आपकी, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो नॉन कॉम्पिटिंग हो, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस हो फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी। मतलब ऐसा कोई भसड़ वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल कंपनी में आप अपॉइंट सकते हो जिससे फर्स्ट कंपनी का कोई ऐसा लेना देना है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या फिर कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। तो ये आपका क्या था, ये आपका पूरा था SSD। नाउ अब 3 टाइप के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो हैं सेक्शन 160, 162 एंड 163। सेक्शन 160 क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 160 बोलता है आपका कि जो डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर है, अब रोटेर जो अब कुछ अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर्स की जो हमें पढ़नी है, वो है हमारी सेक्शन 160 से लेकर सेक्शन 163 तक। देखिए करके देखते हैं। सेक्शन 160 क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब उसका लेना देना कुछ नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अलग से आया है, बाहर से घूमता फिरता है और वो सोच रहा है कि आज मुझे इस कंपनी में अपॉइंट होना है एज अ डायरेक्टर, तो उसका क्या प्रोविजन है? लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है? तो येस, ऑब्वियसली दिया हुआ है इन सेक्शन 160। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैं चाहूँ कि मुझे रिलायंस में डायरेक्टर बनना है, तो क्या उसका कोई प्रोविज़न है? येस, है प्रोविज़न सेक्शन 160 जो कहता है कि आप अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, सबसे पहले तो किसी भी पब्लिक कंपनी में, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में अगर आप बनना चाहते हो तो आपके लिए कुछ काम है जो आपको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले, if you want to be appointed as a director in any company, you have to file nomination or file a candidature for the same before GM। उनकी जो जनरल मीटिंग होने वाली है उससे पहले आप अपना नॉमिनेशन भर दो। कितने टाइम पहले भर दो? तो 14 दिन पहले, 14 days before the GM you have to file your nomination to become director of the company। प्लस आपको डिपॉजिट करने हैं 1 लाख रुपीज़, और ये सारी चीज़ें उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में आप कर दोगे 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ किस किस कंपनी को नहीं देने हैं? तो अगर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रही हूँ ऐसा, तो आपको 1 लाख रुपए नहीं देने हैं। या फिर NRC, जो कंपनी की NRC है, उसने किसी बंदे को अपॉइंट करा है, रिकमेंड किया है, तो वो आप 1 लाख रुपये नहीं देगा। और अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटमेंट इज़ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट NRC। मतलब देखो, अगर कंपनी के साइड से अगर रिकमेंडेशन आ रही है, आप ये समझ लो, अगर कंपनी के तरफ से रिकमेंडेशन आ रही है, कंपनी में NRC है तो, या फिर बोर्ड है, तो 1 लाख रुपए नहीं देने हैं। अदरवाइज यू हैव टू गिव 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट, ठीक है, वाइल फाइलिंग योर नॉमिनेशन। अच्छा, अब 1 लाख रुपये का होगा क्या?
तो देखो, अगर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, या फिर आपके 25% से ज़्यादा आपके फेवर में वोट आ गए कि हाँ अंकिता अग्रवाल को अपॉइंट कर दो रिलायंस कंपनी में, तो क्या होगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो पैसा आपका फोरफीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 160। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी है, किन किन कंपनीज़ पे, कंपनीज़ पे ये सेक्शन जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्शन 160 इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनीज़। तो सेक्शन 160 किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? प्राइवेट कंपनी, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो है ही, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन केसेस पे आपकी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन 160। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इससे पहले हमने लिस्टेड कंपनीज वाली करी थी, पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। और किन किन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इन विच जो एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो आपकी CG SG और इन सब में पार्टली मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और होली ऑन सब्सिडी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अब कंपनी को एक बार नोटिस मिल गया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी नोटिस भेजेगी सारे मेंबर्स को बिफोर 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर डालेगी और नोटिस देगी, एडवर्टाइज़ करेगी न्यूज़पेपर्स में, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो और मैंने आपको बता दिया रिफंड का कि अगर इफ़ अ पर्सन प्रपोज्ड एज अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, दैट इज़ OR इज़ पास। ठीक है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, और अगर 25% से ज़्यादा आपके फेवर में आ गए वोट तो आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी। ये था आपका पूरा सेक्शन 160। ठीक है, 161 क्या होता है? कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू सेक्शन 161 में अपॉइंटमेंट है। ठीक है, उसमें फर्दर 4 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 जो एडिशनल डायरेक्टर की बात करता है, सेक्शन 2 जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात करता है, देन नॉमिनी डायरेक्टर इन केस ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर सबसेक्शन 3 एंड कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। तो ये 4 डायरेक्टर्स के बारे में बात करी जा रही है और हम एक एक करके पढ़ेंगे। सारे के सारे जो डायरेक्टर्स हैं अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 वो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। ठीक है, बाय पासिंग BR, बोर्ड रेजोल्यूशन, सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। नाउ पर्पस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम एडिशनल डायरेक्टर की बात करें, हमें क्या समझ में आ रहा है? एडिशनल मतलब जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनके अलावा अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो एडिशनल डायरेक्टर होता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें क्या है, कब करेंगे हम? जब हमारे पास बहुत सारा काम का आ जाए, हमें संभाला नहीं जा रहा, संभलते हुए भी नहीं संभल रहा है, सो हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वो अगर फेल हो गया, पहले उसका नाम आया और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने उसको डायरेक्टर बनने से मना कर दिया, तो वो एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो इसकी एक प्री और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है एडिशनल डायरेक्टर के केस में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो कि आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर है आपका कि बोर्ड ही रिकमेंड करेगा। ठीक है, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा बाय वे ऑफ पासिंग BR, हर कंपनी पे एप्लीकेबल है। अब ऑल्टरनेट मतलब इसका कोई दूसरा ऑप्शन मतलब ऑप्शनल। ठीक है, अब जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर X ओरिजिनल डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, अब वो कहीं विदेश घूमने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो किसी हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर वो किसी पर्पज़ से वेकेशन मनाने बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। कितने टाइम के लिए? 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो भी 1 दिन के लिए तो वैसे कोई आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएगा। 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी जगह एडिशनल डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे? नहीं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जो कंडीशन है कि इफ़ ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया, मतलब उसका जो क्राइटेरिया है वो 3 मंथ्स है। 3 मंथ से ज़्यादा या 3 मंथ से ज़्यादा अगर वो एब्सेंट है
तो उसकी जगह पे, क्योंकि कामकाज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इफ़ ही ऑलरेडी होल्ड्स एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। ऑब्वियसली आप एक ही पर्सन, मिस्टर एक्स गए हुए हैं ना बाहर, तो मिस्टर एक्स के लिए ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनोगे, अपॉइंट हो गए। ऐसा नहीं है कि मिस्टर वाई के लिए आप पहले अपॉइंट हो गए थे, अब मिस्टर एक्स भी चले गए कंपनी से तो आप उनकी जगह अपॉइंट हो रहे हो, नहीं। एक बंदा एक डायरेक्टर के लिए ही, ओरिजिनल डायरेक्टर की रिप्लेसमेंट ले सकता है। ठीक है, या फिर एनी डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, कोई और डायरेक्टरशिप भी आपने अगर होल्ड कर रखी है तो ये कोई वो नहीं बात हो रही ना कि अरे मैं ही चाय बना देता हूँ, मैं ही सब्ज़ी बना दूँगा, मैं ही ये बना दूँगा, नहीं। आपका जो काम है आपका वही काम है। अगर आपको एक डायरेक्टरशिप होल्ड की गई है तो आप उस कंपनी में वही डायरेक्टरशिप होल्ड करोगे, किसी और ओरिजिनल डायरेक्टर की ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बनोगे। ठीक है, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा चला गया तो उस केस में जो पर्सन है अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया जो है उसका सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में वो फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड ओनली इफ बोर्ड इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, और आप रेजोल्यूशन पास करोगे इन जीएम। मतलब बात हो रही है आर्टिकल्स अगर ऑथराइज्ड है तो ही होगा, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज्ड नहीं है तो पहले आर्टिकल्स को ऑथराइज करवाओ बाय वे ऑफ पासिंग जीएम में रेजोल्यूशन। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑफिस क्या है, नॉट बियॉन्ड द टर्म परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। डायरेक्टर आया वापस और आप अपनी पोस्ट रिज़ाइन करोगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, क्योंकि वो गद्दी किसकी है, वो आपके ओरिजिनल डायरेक्टर मिस्टर एक्स की ही है। ठीक है, जब वो वापस आ गया तो आपको अपनी जो जगह है वो वापस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब नाउ सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। साफ सीधी चीज़ है, ये भी आपकी सेम ऑल कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है। बोर्ड अपॉइंट करेगा बाय वे ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। ये होता कौन है, देखो नॉमिनी डायरेक्टर मतलब अब कंपनी है, कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रखा है, बैंक से ले रखा है। ठीक है, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो अपना एक बंदा अपॉइंट कर देंगे आपके बोर्ड में एज अ नॉमिनी डायरेक्टर, जिसका सिर्फ काम ये देखना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे भी आपने पैसा लिया है, मतलब उसके इंस्टीट्यूट से पैसा लिया है ना, तो वो जिस पर्पज़ से लिया है, क्या वो उस पर्पज़ के लिए या जिस तरीके से पैसा यूटिलाइज़ होना चाहिए वो पैसा वैसे ही यूटिलाइज़ हो रहा है या नहीं। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट है उसका एग्रीमेंट आपने कर रखा है ब्ला ब्ला, मतलब किसी भी और इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड अगर कंपनी कुछ कर रही है, देख रही है, तो उसने अपना बंदा अपॉइंट कर रखा है, वो है आपका सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 में। नाउ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, आपका जो सीट है वो वेकेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका, उस केस में है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा बाय वे ऑफ पासिंग बीआर ही होगा इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, एंड ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। मतलब फॉर इंस्टेंस तभी की तभी तो आपका क्या होगा, बोर्ड फिलअप कर देगा कैजुअल वैकेंसी, बट वो रेगुलराइज होगी, कंफर्म होगी इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, इमीडिएटली जो उसके बाद होगी। और कैजुअल वैकेंसी होती क्या है, आई थिंक सबको पता होगा। कैजुअल वैकेंसी मतलब जो आपका नॉर्मल टेन्योर है, आप उससे पहले अपनी सीट वैकेट कर गए, कोई मिस हैपनिंग हो गई, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, आपने उससे पहले अपनी सीट वैकेट कर दी, तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। अब उसको फिल कौन करेगा, बोर्ड करेगा, और रेगुलराइज कब होगी, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। ठीक है, ये आपके थे सेक्शन 161 पूरा। अब 162 एंड 163। नाउ सेक्शन 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई मीटिंग है उसमें आप XY 2 लोगों को अपॉइंट करना चाहते हो एज अ डायरेक्टर, तो क्या जॉइंट रेजोल्यूशन हो सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ डायरेक्टर X और डायरेक्टर Y। तो बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इंडिविजुअली रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हर एक डायरेक्टर के लिए। बट
इसमें कंडीशन ये है कि आप सिंगल रेजोल्यूशन से भी अपॉइंट कर सकते हो अगर आप उसके लिए पहले ही रेजोल्यूशन पास कर दो और उसको 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन की अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, एंड नो वोट इज़ कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन। तो सिंगल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटेड reappointment of 2 or more directors is permitted if before passing the single resolution a resolution is passed and the appointment reappointment 2 or more directors shall be made by single resolution। मतलब आपको 2 या 3 डायरेक्टर या रीअपॉइंट करने हैं या अपॉइंट करने हैं बाय सिंगल रेजोल्यूशन, तो हो ज़रूर सकता है, बट उसके लिए पहले कि हम ऐसा कर सकते हैं उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें कोई वोट अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, मतलब 100% आपका अप्रूवल आना चाहिए, तब हम ये काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने ऐसा सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू आपने अपॉइंट कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएगी, वो मानी ही नहीं जाएगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये था आपका सेक्शन 163 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को। कैसे? अगर जो मेजॉरिटी है, देखो होल्ड उन्हीं का है, उन्हीं का चलेगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, जस्ट बिकॉज हमारे पास शेयर्स कम है हमारे राइट्स या हमारा कोई फ़ायदा उठाए, ये सही नहीं है। तो इसीलिए लॉ में 163 लाया गया जिसमें कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव था ना, ऐसे ही इनका भी रिप्रेजेंटेटिव एक बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो आर्टिकल्स में होना चाहिए ये, दूसरा ये सेक्शन इतना पावरफुल है कि ये ओवरराइड करता है पूरे के पूरे एक्ट को। मतलब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप इसी को अपना सब कुछ मानोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्ट में क्या लिखा है, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना वो रिटायर भी नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब रिमूव नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 169। जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है उसमें हम इस टाइप के डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये ओवरराइड करेगा पूरे एक्ट को। आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। अगर कैजुअल वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। नाउ अब मैंने जैसे आपको बोला कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हम अपॉइंट कर रहे हैं। सो इफ़ दे एटलीस्ट 2/3 of total directors shall be appointed by proportional representation, then appointment of director shall be done through proportional representative shareholders either by individual vote or cumulative vote, ठीक है। इसमें जो वोट की होगी, सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन एवरी 3 years, 3 years में एक बार ऐसा होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बात भी सुनी जाए, रखी जाए, और जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी भी बात दबे ना, मतलब उनको कोई ओवर वो ना कर सके, क्या कहते हैं उसको, डोमिनेट ना कर सके, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट कंपनी और एंड होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हो गए आपके सेक्शन 163 तक। अब ये ना सब कुछ हमने अपॉइंटमेंट वगैरह सब हमने देख लिया यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167, 8 एंड 9 और 170, 171 और 172 आपके मिसलेनियस सेक्शंस हैं जो इतने रेलेवेंट नहीं हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस। सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, अब हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट तो कर लिया, बट हमारा आता है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। हर डायरेक्टर को ये बताया जाएगा कि ये आपकी ड्यूटी हैं। तो जितने भी सत्यवादी और उसूलवादी लोग हैं वो इन चीज़ों को जानते होंगे पहले से ही। सबसे पहले तो जो भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना है, अबाइड करना है, ये आपकी पहली ड्यूटी बनती है एज़ पर सेक्शन 166 ड्यूटीज़ ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। आपको जो भी काम करना है वो गुड फेथ में करना है, ठीक है। आप कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम करोगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, आपके एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी एंड द प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरनमेंट।
ठीक है। आपकी जो जजमेंट रहेगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ की रीजनेबल केयर करोगे, ठीक है। एंड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर हिज इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज इधर टू हिमसेल्फ और रिलेटिव्स, मतलब धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो एक डायरेक्टर को निभानी है। तो आप समझ रहे हो, एक फ्लो समझ रहे हो आप। डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, उसके पहले आपको क्या समझानी है, उनकी ड्यूटी समझानी है। फिर हम बात स्टार्ट करेंगे अपना रिमूवल एंड अब है सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। अब हमने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, उनको उनकी ड्यूटी बता दी और सारी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हमने बता दी। अब वेकेट कब होगा, जब सबसे पहले डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले अ डायरेक्टर हु इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 जो हमने पढ़ी थी, अगर वो अट्रैक्ट करता है, जैसे वो अनसाउंड माइंड का हो गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको अपना ऑफिस क्या है, वेकेट करना पड़ेगा। इफ़ अ डायरेक्टर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, under section 164 subsection 2 is also a director in another company, so his office of a director in such other company shall become vacant। क्या बोल रहा है 164 सबसेक्शन 1 तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है कि आप कन्विक्ट हो गए, आप अनसाउंड माइंड के हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए, या आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है। दूसरी 164 सबसेक्शन 2 में क्या बात करते हैं हम, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस कंपनी में आप हो अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट किया है और बीइंग डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप अगर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हो तो आप उस कंपनी में, दूसरी वाली कंपनी जो है उसमें आप अपनी सीट वैकेंट करोगे, और जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ है और आप डायरेक्टर हो, पहले उसको रेक्टिफाई करो, उसके बाद आप वहाँ से निकलोगे। मतलब ये है कि जो आपने करा धरा है गलत, उसको पहले सही करो, और अगर दूसरी कंपनी में भी हो तो वहाँ से तो आपको एज अ पनिशमेंट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पिछले 12 महीने में, कंपनी के पिछले 12 महीने में बोर्ड मीटिंग जो भी हुई हैं आपने कोई भी अटेंड नहीं करी, यू हैव अनअटेंडेड ऑल दी मीटिंग्स, ठीक है, एब्सेंट रहे आप विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, कॉन्ट्रावेंशन किया है आपने अगर सेक्शन 184 में, जिसमें होता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, आपने नहीं दिया तो, ठीक है, फेल्स टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, आप सीट वैकेंट करोगे। और अगर आपने डिस्क्लोज कर भी दिया है तब भी आपने पार्टिसिपेट कर दिया तो भी आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। डिस्क्वालीफाइड बाय एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया है वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टॉपिक टू अदरवाइज, कन्विक्ट हो गए आप कोर्ट से, ठीक है, 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, रिमूव कर दिया अगर आपको तो भी आपकी सीट वैकेट हो जाएगी। एंड अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग, अगर आपको किसी शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपॉइंट किया गया था कंपनी में, ठीक है, तो उस पर्पस को फुलफिल होने के बाद आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस इन दैट कंपनी, जब आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये रहा है आपके ग्राउंड जो आपको वेकेट करना पड़ेगा अपना सीट। वेकेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। अब क्या है, अगर एक साथ ही सबने वेकेट कर दिया तो क्या होगा, उसकी जो कैजुअल वैकेंसी है वो कौन फिल करेगा, प्रमोटर करेगा, ठीक है। और प्रमोटर नहीं है तो सीजी इन एब्सेंस ऑफ द प्रमोटर। होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन जीएम, जनरल मीटिंग में आप दोबारा अटेंड करो, वो अपॉइंट करो और उसके बाद आपका हो जाएगा। नाउ सेक्शन 168 रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर्स। रेजिग्नेशन कैसे होगा, देखो कोई भी डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। तो डायरेक्टर जो है रिज़ाइन करेगा, नोटिस देगा इन राइटिंग कि मैं सो एंड सो रीज़न की वजह से कंपनी में से रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो कंपनी को देगा, ठीक है। अब इसमें एक ही लाइबिलिटी, आपको आप क्या हो कुकर्म करके आप कंपनी से निकलना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं होगा। जो भी लाइबिलिटी बनती है, अगर आपने फॉर एग्जांपल दिसंबर में रिज़ाइन किया तो दिसंबर तक, जनवरी टू नवंबर तक आपने जो भी एक्ट्स किए हैं आप उसके लिए लायबल रहोगे, और आगे जाके अगर लगा कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए भी आप पनिशेबल होगे। तो यू विल रिमेन लायबल फॉर योर एक्ट्स आफ्टर इवन यू रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है।
इफ़ेक्टिव डेट क्या होगी रेजिग्नेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी बन जाती है भाई। सो इफ़ेक्टिव डेट क्या रहेगी, एक, जब कंपनी को आपने नोटिस दिया, मतलब जब उनको मिला, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय द कंपनी, और डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी लास्ट में कंपनी के पास पहुंचा, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल डेट दी है 15 दिसंबर और जो नोटिस में मतलब 15 दिसंबर है और नोटिस पहुंचा कब 16 से, तो 16 से माना जाएगा रिजिग्नेशन लेटर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा तो 15 माना जाएगा। प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, अब प्रोसीजर क्या है, बोर्ड है, बोर्ड को रिजिग्नेशन मिला बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी विद इन 30 डेज़, जब से उसको मिला तब से 30 डेज़ के अंदर अंदर इन DIR 12। ठीक है, और फिर कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाल देगी और बोर्ड रिपोर्ट में भी जाएगी फैक्ट ऑफ रिजिग्नेशन क्या है, क्यों रिज़ाइन किया है, ब्ला ब्ला। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, जो है कि है 169। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो आप विदाउट मतलब ऐसे ही उठा के नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अपनी कंपनी में से डायरेक्टर को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर NCLT ने अपॉइंट किया है आपकी कंपनी में, आपके में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप उसको निकाल दो। अंडर सेक्शन 242 NCLT ने अगर अपॉइंट किया है आपकी कंपनी में डायरेक्टर, तो आप उसको ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हो। दूसरा सेक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं, सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हक के लिए करा गया था, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्टली आपका स्पेशल नोटिस, जो हमने AGM में पढ़ा था, रिमेंबर AGM के जो ऑडियो नोट्स हैं उसको अगर आप रेफ़र करोगे सेक्शन 115, ठीक है, तो वहाँ भी ये चीज़ बोली गई है कि स्पेशल नोटिस जो होता है उसके बिना नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही उठा के नहीं पटक सकते हो। तो कंपनी जो है वो इस तरीके से रिमूव कर सकती है बाय वे ऑफ पासिंग OR, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपका रहा 167, 168, 169। हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डायरेक्टर्स का जो फर्स्ट ये सिनेरियो है, फर्स्ट फेज़ है, जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा कि मैंने किस फॉर्मेट में पढ़ाया है। पहले हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, अपॉइंट किया जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स थे, और फिर उनको उनकी ड्यूटी समझाई। अगर वो इन सब चीज़ों में दिक्कत पैदा कर रहे हैं या कुछ है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, विकेट हो जाएगा उनका ऑफिस, और या फिर वो खुद रिज़ाइन कर देंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक फ़्लो था, एक प्रॉपर फ्लो। ठीक है, अब आपके छोटू छोटू सेक्शंस बचते हैं। सेक्शन 170 कुछ नहीं कहता, वो कहता है आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। तो एवरी कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन। क्या, उनका नाम, एड्रेस, ठीक है, फादर्स नेम, सन नेम, ठीक है, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पैन, दिन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, और अगर आपने सिक्योरिटीज़ हेल्ड करी हैं किस में, अपनी खुद की कंपनी में या होल्डिंग में, सब्सिडरी में, सारी चीज़ें आपको एक मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, विद इन कब तक, आपकी आज अपॉइंटमेंट हुई, आज से 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स इन अ रजिस्टर। ठीक है, यही और कुछ नहीं है इसमें। और नॉन एप्लीकेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। तो सेक्शन 170 भी आपका हो गया, बहुत ही छोटू सा सेक्शन था। 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो हमने रजिस्टर बनाया है KMP का, हमारे मेंबर्स को पूरा राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 171। इंस्पेक्शन के टाइम क्या होगी, बिजनेस आवर्स, कोई भी मेंबर कर सकता है। ठीक है, एट एवरी AGM बाय एनी पर्सन अटेंडिंग AGM। और अगर आपको एक्सट्रैक्ट कॉपी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी आपकी वही है। अच्छा, अब 172 क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, हमने कहीं गलती किससे, लॉ मेकर से, कि भाई हम तो लिखना ही भूल गए पनिशमेंट,
तो उन्होंने 172 बना दिया उसके लिए कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आपका अगर 11 चैप्टर, ये जो आपका 11 चैप्टर है सेक्शन 149 टू 172, ठीक है, जिसमें आपकी किसी एक सेक्शन में स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो कंपनी पे 50,000 लगेंगे पेनल्टी, और ऑफिसर पे 50,000 लगेगा, जिसमें कि 500 पर डे इफ़ डिफ़ॉल्ट कॉन्टिन्यूज़। ठीक है, ये आपके लिए पनिशमेंट इन्होंने भूल चूक माफ़ होती है ना लास्ट में, वो 172 में डिफ़ाइन कर दी है। तो ये आपका डायरेक्टर्स का पार्ट 1 था, जो कि चैप्टर 11 है ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखो फ़्लो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने इसमें क्या समझा कि डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या तरीका होता है, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, कब वो वेकेट हो जाएंगे तो किस तरीके से उनकी कैजुअल वैकेंसी फिलअप होगी। दूसरी चीज़, हमने इसमें हर एक बेसिक चीज़ देख ली ना। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर 12 है, वो है मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो डायरेक्टर हमने अपॉइंट कर लिया, हमें उसकी ड्यूटीज़ तो पता चल गई, बट पावर्स क्या हैं तो वो हम नेक्स्ट फेज़ में देखेंगे। ये आपकी थी क्लास 16, ठीक है, जो कि पूरी ऑडियो रिवीजन थी। एक शॉर्ट में मैं कर सकती थी, बट बेटा मैंने इसलिए नहीं करा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, और पता है बच्चों का ना वो देख कर की टाइम लाइन की बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वो डिवाइड कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास 17 होगी उसमें हम डायरेक्टर्स का सेकंड फेज़ करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। फ़्लो यही कंटिन्यू है। अगर आपको सही फ़्लो देखना है तो आप पहले क्लास 16 ही देखोगे, फिर 17, फिर 18 देखोगे, और उसमें भी पर्टिकुलर फ़्लो के साथ ही करोगे, नो मैटर व्हाट कि कौन सा सेक्शन कब आ रहा है। हमें फ़्लो से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टोरी तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो डायरेक्टर्स की स्टोरी आपको एट द एंड समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।